नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। कास्ट क्लासेस की हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और जबरदस्त तरीके से आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने आज बहुत ही जबरदस्त हरियाणा जीके की वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत शानदार कंटेंट अपने पास में है, बहुत जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ में बने रहें, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर आज एक बहुत ही ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है जिसका महाभारत कालीन डिस्ट्रिक्ट है, जिसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सोनीपत, आज हम इस वीडियो में कौन से डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे? तो दोस्तों सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, ये वीडियो का पार्ट 1 होगा और उसके बाद में वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। एक वीडियो जो आपको 25 से 30 मिनट की मिलेगी, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी बनाने से ना इनफ हो जाती है, बच्चे देखते भी कम हैं। तो आपकी सुविधा के लिए ही मैंने ये फैसला ले रखा है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की वीडियो को 2 हिस्सों में बांटूं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को 2 हिस्सों में बांट के फिर वो सारी वीडियो आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का यदि मैं जिक्र करूं कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट बना है ना वो 22 दिसंबर 1972 में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बना है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि सोनीपत जिला कब बना, तो दोस्तों 22 दिसंबर 1972 में। और ये 22 दिसंबर 1972 जब अपने पास में एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम भिवानी था। अपने पास में 22 दिसंबर 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट नए बने थे, एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम सोनीपत था और एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम भिवानी था। 2 नए जिले बने थे, एक अपने पास में दोस्तों सोनीपत था, एक अपने पास में भिवानी हुआ करता था। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 में साथियों अपने पास में 7 जिले थे। और फिर 8वां और 9वां जिला कौन सा बना था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि 8वां और 9वां जिला दोनों बने थे भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 में। लेकिन 10वां जिला कौन सा बना है ये आपसे पूछ सकता है। तो 10वां जिला दोस्तों कुरुक्षेत्र बना है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र 10वां जिला कब बना है? तो प्यारे साथियों कुरुक्षेत्र 10वां जिला 23 जनवरी 1973 के अंदर, 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र बना है। तो भिवानी और सोनीपत दोनों जिले दोस्तों साथ बने थे 22 दिसंबर 1972 के अंदर बने थे। क्लियर रखिएगा, 22 दिसंबर 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, भिवानी और सोनीपत। 1972 में ही हरियाणा में संपूर्ण परिवहन का नेशनलाइजेशन किया गया था, संपूर्ण परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में। और दोस्तों 1972 में ही डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी बनी थी गुरुग्राम में। और 22 दिसंबर 1972 में ही 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, एक डिस्ट्रिक्ट भिवानी और एक डिस्ट्रिक्ट अपने पास में सोनीपत हुआ करता था। दोस्तों ये जो सोनीपत है ना, सोनीपत एक महाभारत कालीन नगर है। सोनीपत का यदि जिक्र किया जाए तो सोनीपत साथियों अपने पास में एक महाभारत कालीन नगर है, महाभारत कालीन नगर है। सोनीपत का यदि जिक्र किया जाए तो सोनीपत एक महाभारत कालीन नगर पड़ता है अपने पास में सोनीपत। सोनीपत को महाभारत काल के दौरान किस नाम से जानते थे? तो सोनप्रस्थ के नाम से जानते थे। और ये 5 गांव जो पांडवों ने दान में मांगे थे ना, 5 गांव पांडवों ने दान में मांगे थे, उन गांवों में से एक सोनप्रस्थ भी हुआ करता था। भाई पांडव किसी भी सूरत में ये चाहते थे कि किसी भी सूरत में ये युद्ध टल जाए महाभारत का, वरना इसमें बहुत ज्यादा लोग, लाखों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर दुर्योधन के पास में पहुंचता है और वो युधिष्ठिर दुर्योधन से ये कहता है कि आप ये 5 गांव जिसमें इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, पानप्रस्थ मतलब पानीपत, सोनप्रस्थ मतलब सोनीपत और तिलपत जो आज फरीदाबाद में है और बागपत जो उत्तर प्रदेश में, ये 5 गांव हमें आप दे दो, कौरवों से कहता है। तो कौरवों की तरफ से दुर्योधन ने यह कहा था दोस्तों कि एक सुई जिस जमीन में रखे ना, सुई जिस जमीन में रखे उतनी जमीन भी हम पांडवों को नहीं देंगे। पांडवों को महाभारत युद्ध के लिए विवश किया गया था। पांडवों ने महाभारत युद्ध का अंजाम फिर क्या हुआ था वो तो पता ही है, कौरवों का कैसे इलाज किया था पांडवों ने, वो तो किसी से नहीं छुपता कि सभी को पता है।
विवश किया गया था पांडवों को। तो पांडवों ने ये 5 गांव मांगे थे। उन 5 गांव में दोस्तों एक सोनपरस्त भी हुआ करता था, और सोनीपत को महाभारत काल में किस नाम से जानते थे? तो सोनपरस्त के नाम से जानते थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सोनपरस्त का यदि संस्कृत में अर्थ देखें कि दोस्तों सोनपरस्त का संस्कृत में अर्थ क्या होता है, संस्कृत में सोनपरस्त का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे साथियों बता देना, सोने का शहर। सोनपरस्त का यदि संस्कृत में अर्थ देखें तो आप बताएंगे सोने का शहर है। सोनपरस्त का दोस्तों संस्कृत में अर्थ देखें तो स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी। और सोनपरस्त का संस्कृत में अर्थ देखें तो दोस्तों सुनहरा शहर। ये भाई साहब ध्यान रखिएगा, संस्कृत में अर्थ होता है। सोनपरस्त जो एक महाभारत कालीन नगर है, जिसे आज आप सोनीपत के नाम से जानते हैं, इस सोनीपत का संस्कृत में नाम क्या है दोस्तों? तो आप बता देना, सोने का शहर। इसे किस नाम से भी जानते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से। इसे किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो आप बताएंगे सुनहरा शहर के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ जगह के ऊपर, कुछ किंवदंतियों में या हिंदू किंवदंतियों के अनुसार या कुछ पुराणों के अनुसार, ये जो सोनीपत है ना दोस्तों, ये जो सोनीपत है, इस सोनीपत की स्थापना किसके नाम पर की गई है? तो आप बता देना, बाबा सरवण के नाम पर। बाबा सरवण के नाम पर या सरवण कुमार के नाम पर इस सोनीपत की स्थापना की गई है। लेकिन दोस्तों महाभारत के अनुसार यदि देखा जाए, महाभारत या कुछ किंवदंतियों के अनुसार देखा जाए, तो एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था चक्रवेन। एक राजा हुआ करते थे चक्रवेन, और उस राजा चक्रवेन की राजधानी, उस राजा चक्रवेन की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? तो दोस्तों आप बता देना, सोनीपत हुआ करता था। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये महाभारत कालीन नाम है जिसका पुराना नाम सोनपरस्त है, बताते नहीं, इसका उल्लेख भी मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सोनीपत है ना, ये बाबा श्रवण कुमार के नाम पर बसाया गया है। ये सोनीपत जो महाभारत के अनुसार एक राजा हुआ करता था चक्रवेन, और उस चक्रवेन की राजधानी सोनीपत हुआ करता था, सोनीपत। यदि दोस्तों सोनीपत का पुराना नाम आपसे पूछे कि सोनीपत का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों सोनीपत का पुराना नाम पूछे तो आप बता देना, सोनीपत का पुराना नाम सोनपरस्त है। सोनपरस्त ये सोनीपत का पुराना नाम है। दोस्तों यदि उपनाम पूछे तो दोस्तों सोने का शहर, सोने का शहर, सोने का शहर किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। और प्यारे साथियों यदि आपसे उपनाम पूछे सोनीपत का तो आप बता देना एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन हब के नाम से तो रोहतक को, और एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? सोनीपत। एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सोनीपत को। और हरियाणा में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, हरियाणा में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो सोनीपत के अंदर ही पड़ती है। तो पुराना नाम देखें तो सोनपरस्त है, और उपनाम यदि देखा जाए तो दोस्तों सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे सोनीपत को जानते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक मेरे भाइयों को, बहनों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। यहां तक मैं साफ कर रहा हूं। फिर जल्दी से इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। किसी भी प्रकार की कोई बकवासबाजी नहीं होगी, बिना बकवासबाजी के बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जो होती है ना, बहुत ही शानदार तरीके से जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ काश क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर होती है, काश क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों सोनीपत, सोनीपत जिसका क्षेत्रफल यदि हम देखें, सोनीपत जिसका यदि एरिया हम देखें तो दोस्तों एरिया 2122 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। सोनीपत का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो दोस्तों 2122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्यारे साथियों सोनीपत का यदि लिंगानुपात देखें, सोनीपत का लिंगानुपात क्या है तो आप बता देना 856 इसका लिंगानुपात है। लिंगानुपात कितना है? 856। और प्यारे साथियों यदि सोनीपत का जन घनत्व आपसे पूछे, पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछे, तो सोनीपत का जो जन घनत्व है ना वो दोस्तों कितना है? तो 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये सोनीपत का जन घनत्व है। और सोनीपत के अंदर दोस्तों यदि पूछे आपसे साक्षरता दर क्या है तो सोनीपत की साक्षरता दर 79.12% ये सोनीपत की साक्षरता दर है। 79.12% ये सोनीपत की साक्षरता दर है। और दोस्तों इसी के साथ में आपसे पूछे कि सोनीपत के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है तो सोनीपत में विधानसभा की 6 सीटें हैं।
जिसमें अपने पास में नाम आता है एक विधानसभा की सीट राई है दोस्तों, एक विधानसभा की सीट अपने पास में गन्नौर है दोस्तों, एक अपने पास में विधानसभा की सीट सोनीपत है दोस्तों, एक अपने पास खरखोदा है, एक अपने पास में विधानसभा की सीट बड़ौदा है और एक अपने पास में दोस्तों विधानसभा की सीट गोहाना है, गोहाना है और एक अपने पास में विधानसभा की सीट सोनीपत है। ये विधानसभा की 6 सीटें हैं। एक अपने पास में राई विधानसभा की सीट है राई, और एक अपने पास में दोस्तों कौन सी विधानसभा की सीट है गन्नौर। एक अपने पास में दोस्तों खरखोदा है, खरखोदा एक गन्नौर है, एक अपने पास में दोस्तों जिक्र किया जाए ना जिक्र किया जाए तो खरखोदा, एक अपने पास में बड़ौदा, एक गोहाना और एक सोनीपत। ये विधानसभा की 6 सीटें हैं अपने पास में सोनीपत में। लेकिन 6 सीटों में से दोस्तों जो एससी की रिजर्व सीट है ना, एससी की जो रिजर्व सीट है, 6 सीटों में से जो एससी की रिजर्व सीट है ना वो खरखोदा है। और हरियाणा में सबसे बड़ा एससी रिजर्व, हरियाणा में सबसे बड़ा एससी रिजर्व जो विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा में सबसे बड़ा जो एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है ना दोस्तों वो खरखोदा है। हरियाणा में सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र पूछे ना, एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र खरखोदा है, सबसे छोटा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है ना वो खरखोदा। सबसे बड़ा एससी रिजर्व क्षेत्र पूछे तो रतिया है, रतिया सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र पूछे तो दोस्तों रतिया, और सबसे छोटा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र पूछे खरखोदा जो सोनीपत में पड़ता है। क्लियर रखिएगा यहां तक मेरे हिसाब से सारे पॉइंट सभी दोस्तों को क्लियर है। इन चीजों को मैं एक बार साफ कर रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों सोनीपत के अंदर एक ऐतिहासिक नगरी पड़ती है सोनीपत में, और वो ऐतिहासिक नगरी जिसका नाम क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। सोनीपत के बारे में यदि दोस्तों मैं जानूं तो सोनीपत में अपने पास में एक ऐतिहासिक नगरी पड़ती है। ऐतिहासिक नगरी बहुत शानदार नगरी है सोनीपत के अंदर, और उस ऐतिहासिक नगरी का नाम क्या है गोहाना। भाई ऐसा बताया जाता है कि ये जो गोहाना है ना, गोहाना, इस गोहाना की स्थापना किसने की थी तो एक राजपूत था तेज सिंह और एक पंजाबी व्यापारी था जिसका नाम था फेरूबल। एक पंजाबी व्यापारी था दोस्तों जिसका नाम था फेरूबल। इस गोहाना की स्थापना दोस्तों एक पंजाबी व्यापारी फेरूबल और राजपूत शासक तेज सिंह ने की थी, यहां तक मेरे हिसाब से सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि गोहाना है, इस गोहाना की स्थापना 12वीं शताब्दी में राजपूत तेज सिंह और पंजाबी व्यापारी फेरूबल ने इस गोहाना की स्थापना की थी। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों मैं एक पॉइंट और बात करूं, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट अपने पास में, कि ये जो गोहाना है ना, गोहाना, इस गोहाना का दोस्तों पुराना नाम क्या है तो गोहाना का नाम दोस्तों पुराना क्या है तो आप बताएंगे गबन गोहाना अथवा गौधवाना। गोहाना का पुराना नाम का जिक्र किया जाए तो दोस्तों गबन गोहाना अथवा गौधवाना, ये गोहाना का नामकरण है, पुराना नाम है। लेकिन दोस्तों ये गोहाना का नामकरण किसने किया था, आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोहाना का नामकरण किसने किया था तो दोस्तों आप बता देना गोहाना का नामकरण है ये पृथ्वीराज चौहान ने किया था। ये पृथ्वीराज चौहान दोस्तों जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, और चंद्रबरदाई जिसका संबंध दोस्तों कहां से रहा है तो आप बताएंगे हिसार से रहा है, जिसे हरियाणा का आदि कवि भी कहा जाता है। हरियाणा के आदि कवि के नाम से किसे जानते हैं, चंद्रबरदाई, जो किसके दरबार में था, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। और ये जो गोहाना का किला है जिसका पुराना नाम गबन गोहाना अथवा गौधवाना है, ये गोहाना का किला किसने बनवाया था तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना के संस्थापक कौन थे, राजपूत शासक तेज सिंह और पंजाबी व्यापारी फेरूबल। लेकिन गोहाना का किला किसने बनवाया था, आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि गोहाना का जो किला है वो किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों एक सेनापति हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान के एक सेनापति थे जिसका नाम था दरिया सिंह। उस दरिया सिंह के नाम पर पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का नामकरण किया था, ध्यान रखना। लेकिन बाद में घटना 1192 की है। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई हार जाता है
जब पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई हार जाता है तो उस लड़ाई हारने के बाद, उस लड़ाई के हारने के बाद में ना 1192 के अंदर दोस्तों, 1192 के अंदर ध्यान रखना, 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी ना कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी इस किले को तुड़वा देता है। घटना 1451 की है। 1451 में मोहम्मद तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी के ऊपर मोहम्मद तुगलक के बाद, अरे तुगलक आएगा, मोहम्मद तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी के ऊपर 1451 में मोहम्मद तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी के ऊपर फिरोज शाह तुगलक बैठता है। फिरोज शाह तुगलक, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद तुगलक के बाद 1451 के अंदर मोहम्मद तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया भाई साहब, गोहाना के मंदिरों में जो लोग पूजा अर्चना करते थे, गोहाना के मंदिरों में जो लोग पूजा अर्चना करते थे, उन मंदिरों में पूजा करने वाले व्यक्तियों को बंदी बना लिया। पूजा करने वाले व्यक्तियों को बंदी बनाकर, और जिसमें से कुछ लोग जो अपने हक की आवाज उठा रहे थे, उन पूजा करने वाले लोगों को बंदी बनाकर उनको मरवा दिया था। गोहाना के फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि गोहाना के मंदिरों में जो लोग पूजा अर्चना करते थे उनको बंदी बना लिया, लेकिन जिसके बावजूद भी जो नहीं माने तो उनको मरवा दिया था। गोहाना क्षेत्र के लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध, इसके आसपास के इलाके में पूरे में विरोध हुआ था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक का सर्वाधिक विरोध कहां किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक का जो सर्वाधिक जो विरोध किया गया था ना दोस्तों, वो गोहाना में किया गया था। गोहाना, फिरोज शाह तुगलक का सबसे ज्यादा विरोध गोहाना में किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार, साथ के साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इन चीजों को साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो दोस्तों, नहीं भी लिख पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं लिख पा रहे हैं, तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया होगा। चलिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। भाई मजा आ रहा है एकदम पढ़ने में ना, एकदम पढ़ने में, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने में, जबरदस्त तरीके से पढ़ने में। अपने पास में एक बहुत ही मजेदार सीरीज में लेके आया हूं आपके सामने, और बहुत जबरदस्त तरीके से मजा भी आ रहा है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में अपने पास में अब जो नाम आता है ना, अब जो अपने पास में नाम आता है वो नाम क्या है, वो एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है 11वीं शताब्दी का। 11वीं शताब्दी के अंदर, 11वीं शताब्दी में ये जो अपने पास में सोनीपत का इलाका पड़ता है ना, सोनीपत, 11वीं शताब्दी के आसपास सोनीपत के इलाके में एक शासक हुआ करता था, दीप लहर। उसका कब्जा हुआ करता था। 11वीं शताब्दी में सोनीपत के आसपास के इलाके में, 11वीं शताब्दी में सोनीपत के आसपास के इलाके में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था दीप लहर। उस दीप लहर का कब्जा था, ये ध्यान रखिएगा, उस दीप लहर का कब्जा हुआ करता था। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे 13वीं शताब्दी की, मतलब हम बात करेंगे 1272 की। 1272 में दोस्तों सोनीपत में मामा भांजा की दरगाह बनाई जाती है। मामा भांजा की दरगाह का जिक्र करें दोस्तों, मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? तो मामा भांजा की दरगाह जो है वो साथियों सोनीपत में पड़ती है। सोनीपत में मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में। लेकिन इसी के साथ में यदि कोई आपसे पूछे कि मामा भांजा मुगल सराय कहाँ है, तो मामा भांजा की जो मुगल सराय है वो तो घरोंडा करनाल में है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ में कोई क्वेश्चन पूछे कि मामा भांजा की दरगाह कहाँ है, तो मामा भांजा की दरगाह के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मामा भांजा की दरगाह कहाँ है, तो मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में है। और ये मामा भांजा की दरगाह 1972 में बनी थी। तो ये ध्यान रखना, एक इमाम हुआ करता था, इमाम नसरुद्दीन एक इमाम हुआ करता था, और उसका भांजा था जिसका नाम था क्या, उसका एक भांजा हुआ इमाम नसरुद्दीन, और उसका एक बहुत ही बढ़िया भांजा था जिसका नाम क्या है, तो इब्राहिम अब्दुल्ला। एक भांजा हुआ करता था इब्राहिम अब्दुल्ला, और एक इमाम हुआ करता था इमाम नसरुद्दीन और इब्राहिम अब्दुल्ला जो भांजा हुआ करता था,
इन दोनों की याद में मामा भांजा की दरगाह बनी है सोनीपत में। यह दरगाह 1272 में बनाई गई थी। कहने का मतलब ये दरगाह 13वीं शताब्दी के अंदर बनी थी। क्लियर रखिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन आएगा 1709 का। 1709 गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर ने सोनीपत का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों सेखरी खांडा। सेखरी खांडा, ये गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर सोनीपत का दोस्तों एक गांव पड़ता है सेखरी खांडा। सेखरी खांडा, सोनीपत का एक गांव पड़ता है सेखरी खांडा। उस सेखरी खांडा गांव में बंदा बहादुर ने एक सैन्य कैंप लगाया था। सैन्य कैंप, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत शानदार पढ़ रहे हो, बहुत जबरदस्त भाई। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, क्वेश्चन क्या है कि गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर ने सेखरी खांडा गांव में, सेखरी खांडा गांव में, सोनीपत के सेखरी खांडा गांव में सैन्य कैंप लगाया था। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उठ के आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन उठ के आता है। और वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह के कहने पर किसने हथियार छोड़ दिए थे, किसने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए थे? तो बंदा बहादुर ने। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर ने अपने हथियारों का त्याग किया था। क्लियर है? यहां तक मेरे दोस्तों को, भाइयों और बहनों को सभी बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का नेतृत्व खरखोदा से किसने किया था? खरखोदा। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो खरखोदा से किया गया था ना, खरखोदा से, वो किसने किया था? तो एक व्यक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था खरखोदा से, जिसका नाम क्या था? तो रिसालदार बिसारत अली। रिसालदार बिसारत अली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे रिसालदार बिसारत अली ने खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर है ना यहां तक? उसके बाद में साथियों, उसके बाद में अपने पास में बहुत ही शानदार एक पॉइंट बनता है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बनता है। वो पॉइंट क्या है वो एक बार आप देखें। उसके बाद में 1857 की क्रांति का खरखोदा का यदि जिक्र किया जाए तो खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रिसालदार बिसारत अली ने किया था। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों 1872 में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं, हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं मिली है 1872 में। और ये ताम्र मुद्राएं दोस्तों कहां से मिली है? तो आप बताएंगे सोनीपत से। या तो आपसे हर्षवर्धन कालीन कह दे, या आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये कह दे कि भाई साहब पुष्यभूति कालीन। तो पुष्यभूति कालीन या हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं मिली है वो कहां से मिली है? तो आप बताएंगे सोनीपत से मिली है, सोनीपत से। ठीक है? यहां तक मेरे हिसाब से सारे दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। यहां तक आपने नोट नहीं किया है तो जल्दी से इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके दिल और दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में भी दोस्तों यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपके मन और दिमाग में रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो नाम आता है उसमें नाम आता है 1972 में दोस्तों सोनीपत से, 1972 में प्यारे साथियों सोनीपत से यूनानी बैक्टीरियाई दिरहम प्राप्त हुई है। यूनानी बैक्टीरियाई 1200 दिरहम प्राप्त हुई है, 1200 दिरहम। भाई क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या है कि 1972 में सोनीपत से यूनानी बैक्टीरियाई 1200 दिरहम प्राप्त हुई है। लेकिन ये दिरहम कैसे हैं? तो दिरहम मुद्रा का नाम है और ये दिरहम आधे दिरहम है, आधे दिरहम। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1987 का। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का दोस्तों पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज या विज्ञान व प्रौद्योगिकी कॉलेज कह दे, विज्ञान व प्रौद्योगिकी कॉलेज कह दे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज कहते हैं। हरियाणा का पहला विज्ञान व प्रौद्योगिकी कॉलेज व सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सर छोटू राम के नाम से खोला गया था, सर छोटू राम के नाम से।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज व विज्ञान व प्रौद्योगिकी जो कॉलेज है वो सर छोटूराम के नाम से कहाँ खोला गया था। तो दोस्तों आप बता देना, मुरथल में खोला गया था। मुरथल में। मुरथल के ढाबे बड़े फेमस है भाई। मुरथल के जो ढाबे है ना वो पूरे हरियाणा में फेमस है। आपको भी किसी कारणवश कभी जाना हो तो एक बार इन ढाबों को देख लेना, बाहर से देख लेना, अंदर मत जाना। क्यों इतने रुपए खर्च करते हो रहे, बचाओ रुपए को किसी प्रकार से, ठीक है, बाहर से देख के आ जाना। तो 1987 में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी कॉलेज बना था, सर छोटूराम के नाम से बना था, मुरथल में बना था। 1987 में दोस्तों बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी चौधरी देवीलाल ने, 1987 में, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम सोनीपत पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे। सोनीपत पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। आप मेरे साथ में बने रहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। मेरे साथ में दोस्तों बने रहना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हरियाणा।